नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जैसा कि तुमने नाम इसका पढ़ ही लिया होगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटा ईमानदारी से बताना कि जितने भी बच्चों ने त्रिकोणमिति का नाम सुना है या त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पढ़ा है, तो कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें त्रिकोणमिति से डर लगता है। यहाँ पर ऐसे कह लीजिए, त्रिकोणमिति आप पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे एक जैसे थीटा लगते हैं। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं अपना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, त्रिकोणमिति को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का कंप्लीट करेंगे इसका परिचय कि भाई त्रिकोणमिति का शब्द का प्रयोग कैसे हुआ। आज के समय में जो तुम साइन कॉस टेन ये सब पढ़ रहे हो, तो इनकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि इसका कंप्लीट एक हम परिचय देखेंगे। इसका कंप्लीट परिचय देखने के बाद फिर हम करेंगे इसका कंप्लीट बेसिक। क्या करेंगे? कंप्लीट बेसिक। अब देखो, जितना तुम कंप्लीट बेसिक करोगे इसका, उतनी ही तुम्हें एक्सरसाइज करने में क्या होगी, आसानी होगी। देखो, जितने भी बच्चों के मैथ्स के अंदर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो वो गलती क्या करते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो बेसिक पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और चैप्टर्स के अंदर सवाल क्या हो जाते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो चीजें क्या हो जाती हैं, तुम्हारी माइंड से स्किप हो जाती हैं। जबकि मेरा मानना बेटा ये है, हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ो, मैथ्स के अंदर किसी भी चैप्टर को, अगर मान लीजिए उसकी एक्सरसाइजेज में तुम्हें इतनी जरूरत है, तो बेसिक उसका कितना करो बेटा, इतना करो, यानी कि एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बेसिक होगा, एक्सरसाइज तुम्हारी क्या होंगी, उतनी ही आसानी से होंगी, और उस चैप्टर के अंदर तुम्हारा जो लेवल होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा, वो उतना ही ज्यादा होगा। फिर उसके बाद बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज 8.1। फिर हम देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.3 है वो यूपी बोर्ड के अंदर इस सन में, यानी कि 2024 में, ये क्या है, सिलेबस में नहीं है। तो अब तुम जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आप अपना सिलेबस एक बार चेक कर लेना कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारी स्किप है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। हालांकि मैं सारी एक्सरसाइज तुम्हें सीक्वेंस में कराऊंगा, तो तुम जिस भी बोर्ड में हो अपने हिसाब से देख लेना। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? फिर इन एक्सरसाइज को करने के बाद हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन रट लेते हैं और एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के उसकी जगह पर दूसरा शब्द डाल दिया, बच्चा वहीं फंस जाता है। तो बेटा, ये गलती तुम्हें कभी नहीं करनी है। क्वेश्चनों को रटना नहीं है, क्वेश्चनों को पहले समझना है बढ़िया तरीके से कि हम इनको कितने तरीके से और कर सकते हैं, और कौन सा तरीका है इनको सबसे बढ़िया तरीका करने का। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी वजह से इन एक्सरसाइज की बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, और बुक्स के अंदर जितने एग्जांपल्स दिए हैं, उन सारे एग्जांपल्स को भी इसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि हमको अपना चैप्टर जो है त्रिकोणमिति जो पढ़नी कैसे है। तो चलो भाई, अब हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में। तो आज के समय में बेटा, जो तुम साइन कोस देखते हो, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताऊं बेटा। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था बेटा? जिनका नाम आर्यभट्ट। अब जो आर्यभट्ट थे बेटा, तुम्हारे प्यारे देश भारत के निवासी थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? भारत के अंदर ही पैदा हुए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 500 ईस्वी में, जिसका नाम था आर्यभट्टियम। पुस्तक का नाम क्या था बेटा? आर्यभट्टियम। अब देखो, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पटना, बिहार के राजधानी पटना के एक गांव, कौन सा था उसका? कुसुमपुरा नामक जगह पे। तो कुसुमपुरा एक जगह थी जो पटना में पड़ती। तो तुम्हें पता है पटना आज के समय में क्या है, बहुत प्राचीन समय से ही क्या है, बिहार की राजधानी रही है। प्राचीन समय में हालांकि इसको क्या कहते थे? पाटलिपुत्र भी कहते थे। तुम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बहुत प्राचीन शहर है और बहुत ही फेमस शहर है हमारे इंडिया का। अब इन्होंने उसमें एक शब्द था जिसका प्रयोग किया था इन्होंने, साइन शब्द का। कौन सा शब्द था वो? साइन था। साइन का बेसिकली मतलब होता है अर्धजा। क्या मतलब होता है? अर्धजा। अब देखो, जो साइन शब्द था, जिस समय आर्यभट्ट ने इस शब्द को प्रयोग किया, तो उस समय के जितने भी गणितज्ञ थे या जितने भी गणित को अध्ययन करने वाले थे, उन्होंने समय के साथ साथ इस शब्द की जगह पे एक शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं साइनस। तो साइन में से कौन सा शब्द बनने लगा? साइनस शब्द बनने लगा, समय के साथ साथ धीरे धीरे। जैसे जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो इंग्लिश में एक शब्द आता है दो। विलियम शेक्सपियर के समय में जो बड़ा फेमस शब्द था, उनकी सारी रचनाओं में मिलेगा। लेकिन आज के समय में इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होने लगा भाई? यू होने लगा। तो लैंग्वेज जो होती है, कोई भी सब्जेक्ट होती है, कई बार एक लंबे समय अंतराल के बाद क्या आता है, उनमें थोड़ा सा चेंजिंग आती है। सिमिलरली फिर उसके बाद क्या है, तुम्हारे प्रोफेसर एडमंड गुंटर जी। कौन आए जी? प्रोफेसर एडमंड गुंटर, जिनका जन्म हुआ था 1581 में और मृत्यु हुई थी 1626 में। तो इन्होंने सबसे पहले इस साइनस की जगह पे क्या शब्द इस्तेमाल किया? साइन।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा आज के समय में जो तुम साइन शब्द इस्तेमाल करते हो त्रिकोणमिति में, वो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम उसका प्रयोग किसने किया था, तो तुम कहेंगे सर उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रोफेसर एडमंड गुंटन ने। किसने प्रयोग किया था उसका? प्रोफेसर एडमंड गुंटन ने। अब देखो जैसे साइन शब्द जो आज के समय में तुम ये वाला शब्द इस्तेमाल करते हो साइन, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? साइन से। वैसे ही जो तुम्हारा कोस था इसको शुरुआत में क्या बोलते थे हम? कोसाइन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? कोसाइन। तो शुरुआत में त्रिकोणमिति के दो ही शब्दों का आविष्कार हुआ था, एक साइन का और एक कोसाइन का, यानी कि एक इस साइन का और एक कोसाइन का। तो कोसाइन शब्द को सबसे पहले कोस किसने कहा था? सबसे पहले कोस कहा था सर जोनास मूरे ने। किसने कहा था इसको? सर जोनास मूरे ने, जिनका जन्म 8 फरवरी 1617 को हुआ। 25 अगस्त 1679 को उनकी क्या हुई बेटा? डेथ हुई। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्लियर हुई कहानी यहाँ पे? तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा सबसे पहले कोसाइन शब्द की जगह पे कोस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो तुम कहेंगे सर सबसे पहले कोसाइन की जगह पे कोस शब्द का प्रयोग किया सर जोनास मूरे ने। कौन सी सन में किया सबसे पहले? आपने कहा सर उन्होंने सन का प्रयोग किया था 1674 में। कौन सी सन में प्रयोग किया? 1674 में। तो यहाँ तक बात है क्लियर हुई। अब इन दोनों शब्दों के बाद ही फिर जितने भी तुम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उन सब का आविष्कार इसके बाद में हुआ। तो तुम देखते हो भाई टेन क्या होता है, जब तुम साइन में कॉस का भाग देते तो क्या बन जाता है? टेन बन जाता है। इसी प्रकार कोट क्या होता है भाई? आप टेन का उल्टा कर दो कोट बन गया, या फिर कॉस में साइन का भाग दे दो, ऐसी सेक कॉस का उल्टा कर दो सेक बन गया। तो कहने का मतलब त्रिकोण में तुम जितने भी अनुपात पढ़ते हो सारे के सारे कब आए थे? इसके जस्ट बाद आए थे, यानी कि इन सब का जो आविष्कार हुआ वो बाद में हुआ। अब देखो बेटा बोर्ड पे ना एक शब्द लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉरी। अब देखो बेटा बोर्ड पे ना एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। J.F. हर्बर्ट 1890 यानी कि 1890। अब देखो इस कथन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो J.F. हर्बर्ट का जो पूरा नाम था वो था जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। कहाँ के रहने वाले थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो बेटा जो J.F. हर्बर्ट थे ये बड़े कमाल के व्यक्ति थे अपने समय के। ये क्या थे बेटा? एक फिलोसोफर थे। क्या थे? एक फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब बेसिकली होता है बेटा दार्शनिक। क्या कहते हैं फिलोसोफर को? दार्शनिक कहते हैं। जैसे तुमने हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, तो वो कौन थे? एक इंडियन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। तो दार्शनिक बेटा बड़े विद्वान व्यक्तियों को कहते हैं जो किसी टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हो, दार्शनिक विषयों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा जी एक साइकोलॉजर भी थे। अब देखो साइकोलॉजी का मतलब होता है बेटा मनोविज्ञान, और साइकोलॉजर का मतलब होता है मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला। तो तुम कहेंगे सर मनोविज्ञान, अच्छा जी मन को ही पढ़ लेते होंगे। नहीं बेटा, बेसिकली देखो साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि वो मन का अध्ययन करते थे, या फिर साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी के मन को पढ़ता है। बेसिकली साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मनुष्य किस उम्र में कैसा व्यवहार करता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं बेटा? साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो कैसा व्यवहार करेगा, बड़ा बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, 13 से 19 की उम्र में बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे बेटा फाउंडर ऑफ पेडागोगी। ये क्या थे बेटा? फाउंडर ऑफ पेडागोगी थे। अब देखो पेडागोगी का मतलब होता है बेटा शिक्षण शास्त्र। अब तुम कहेंगे सर जी शिक्षण शास्त्र क्या होता है? तो बेटा शिक्षण शास्त्र तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा समझ लो कि शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है शिक्षा विज्ञान। तो शिक्षा विज्ञान क्या होती है? तो जब तुम बीएड या बीटीसी करेंगे वहां पे से डिटेल में आप समझ लेना आराम से। तो शिक्षा शास्त्र का बेसिक मतलब होता है कि किसी टॉपिक को या फिर किसी विषय को तुम्हें किसी को पढ़ाना कैसे है। जैसे तुम देख रहे होंगे बेटा, मान लीजिए मैं नर्सरी या एलकेजी के किसी बच्चे को पढ़ाऊं, तो मैं उसको कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक इस तरह से नहीं पढ़ा सकता जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अभी मान लो मैं बीए बीएससी या फिर किसी पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता, मैं प्रोफेसर हो रहा होता, तो वहां पे मैं इतना ऐसे नहीं पढ़ा रहा होता, वहां पे पढ़ाने का तरीका कुछ और हो रहा होता, बहुत स्पीड में चल रही होती चीजें, ठीक है। लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए समय नहीं देते हैं, बस समझा के चले गए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर कहानी भाई? तो देखो बेटा पेडागोगी का बेसिक मतलब होता है कि किसी बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं। तुमने देखा होगा बेटा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बीएड वालों को क्या कह के बाहर कर दिया कि भाई तुम तो बड़े बच्चों को पढ़ाने योग्य हो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को तुम नहीं पढ़ा सकते। अब बीएड वाले स्टूडेंट बेटा बड़े परेशान कि भाई हमने तो बड़ा कोर्स कर रखा है, हमने तो बड़ी डिग्री कर रखी है, तो भाई हम छोटे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो बेटा तुम्हें बता दूं मैं खुद एक बीएड धारी हूँ, और मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसीजन ना लेता या हमको प्राइमरी से नहीं निकालते तो शायद मैं आज तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहा होता। तो बेसिकली चलो जो भी है, सुप्रीम कोर्ट महोदय का ये क्या है मानने का तुम्हारे का निर्णय है, तो वो सबको मान्य है, जो भी होगा वो अलग टॉपिक है बेटा यहाँ तक। तो बात ये बेटा पेडागोगी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, यानी कि किसी को हम पढ़ाते कैसे हैं। अब देखो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 4 मई 1776 को हुआ था,
और इनकी जो मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 1841 को हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है बेटा कि इन्होंने मतलब अपनी शादी नहीं की थी। स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर यानी कि पत्नी। इनकी कोई पत्नी नहीं थी, ही डिड नॉट मैरी। हालांकि बहुत सारी बुकों में या फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं इन्होंने शादी की थी और इनकी पत्नी जो ना वो 30 वर्ष की उम्र में मर गई थी। तो जो भी है मैंने तुम्हें बताया बेटा, उस समय जब हमारे पास कोई सोशल मीडिया लिंक नहीं था या फिर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो लिखित में इतने सारे सोर्स नहीं थे, तो कई बार ये बहस हो जाती है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई होगी बेटा कि जब इनका जन्म 4 मई 1776 को हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। मृत्यु हुई 14 अगस्त 1841 को, यहाँ तक की भी ठीक है। तो फिर इन्होंने दोबारा से जन्म लेकर के 1890 में ये कथन कहा गया। तो तुम्हारे मन में ये अगर विचार आया हो तो बेटा तुम बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो, इसका मतलब तुम बड़ी चीजों को डीपली समझते हो। और अगर नहीं आया तो बेटा अब दोबारा से देखो इसके सामने 1890 क्यों लिखा हुआ है। तो देखो बेटा वो इसलिए लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बता दूं कि जब ये अपनी रचनाओं का अध्ययन कर रहे थे या फिर अपनी थ्योरीज वगैरह दे रहे थे, उस समय बेटा ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, यानी कि लोगों ने इनकी रचनाओं में इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट न लिया हो। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं बेटा वो फेमस हुई थी इनकी मृत्यु के बाद। जब इनकी डेथ हो गई तो इनके शिक्षण कौशल जिन्होंने इन्होंने जितनी भी तकनीकें पढ़ाने की बताई वो सारे बहुत फेमस हुए। तो जब लोग इन सारी चीजों का अध्ययन कर रहे थे तो सन 1890 ईस्वी में लोगों को पता चला कि भाई जो J.F. हर्बर्ट थे ये त्रिकोणमिति को बड़ा महत्व देते थे। किसे महत्व देते थे? त्रिकोणमिति को। तो तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई J.F. हर्बर्ट के अनुसार कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त, उन्होंने ये कह दिया कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। तो बेसिकली ये जो कथन है वो J.F. हर्बर्ट ने डायरेक्ट नहीं बोला है, ये इनकी रचनाओं को पढ़ के, इनका अध्ययन करके उन्होंने देखा कि भाई ये अपनी रचनाओं में त्रिकोणमिति को बहुत महत्व दे रहा है, अपनी पुस्तकों में महत्व दे रहा है, तब ये कथन क्या था और गणितज्ञों के द्वारा कहा गया था। और वो जो समय चल रहा था बेटा इनकी रचनाएं जब पीक पर थी, या ऐसे कह लीजिए सबसे ज्यादा इनकी रचनाओं का अध्ययन किया जा रहा था, वो सन कौन सी थी? 1890 थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज तुम्हारी क्लियर हुई होगी। अब आप क्या करेंगे बेटा, या तो वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। तो देखो बेटा कोई भी चैप्टर हो मैथ्स के अंदर या किसी की भी डेफिनेशन हो, तो ज्यादातर की डेफिनेशन जो रहती है बेटा वो उसके नाम में छिपी रहती है, या उसका जो मतलब होता है वो उसके नाम में छिपा रहता है। जैसे इस चैप्टर को जब तुम देखेंगे बेटा तो इसमें लिखा हुआ बेटा त्रिकोणमिति। अब देखो बेटा त्रि का मतलब होता है संस्कृत शब्द एक जिसका मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब आप जानते हो बेटा, कोण दो रेखाओं के मिलान बिंदु के ऊपर बने हुए जो आपको क्या कहते हैं बेटा? कोण कहते हैं, डिस्कस कर लेंगे। मिति का मतलब होता है बेटा मापन। तो आप कहेंगे सर इसमें तो हम तीन कोणों का मापन करेंगे। किसका मापन करेंगे बेटा? तीन कोणों का। तो अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया तीन कोण, तो तुम कहेंगे सर तीन कोण तो त्रिभुज के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा ये बताइए कि त्रिभुज कहते किसे हैं? तो तुम कहेंगे सर त्रिभुज, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया। आप कहेंगे सर तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। देखो पहली भुजा कितनी हो गई? ए बी। पहली भुजा कौन सी हो गई? ए बी। दूसरी भुजा कौन सी है? बी सी। और तीसरी भुजा कौन सी है बेटा? सी है। चलो ठीक है भाई। मैंने कहा बेटा चलो मैं तीन भुजाओं वाली एक आकृति और बनाता हूँ। मैंने कहा बेटा ये हो गई पहली भुजा ए बी, और मैंने कहा बेटा ये हो गई दूसरी भुजा बी सी, और ये हो गई तीसरी भुजा सी ए। तो तुमने कहा सर ये तो त्रिभुज ना बन गया, कुछ और ही बन गया। तो मैंने कहा बेटा तुमने तो कहा था कि तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये हैं तो सही तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तुमने कहा सर नहीं नहीं ये वाली भुजा ना उधर ले जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई इधर ले जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा मान लेते हैं ये पहली भुजा हो गई ए बी, ये दूसरी भुजा हो गई बी सी, ये तीसरी भुजा हो गई बेटा सी सी ए। यहाँ पर इसको डी मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे लेते हैं इसको डी, क्योंकि जो मिली तो है नहीं। तो मैं कहूंगा बेटा देखो यहाँ पे ए बी एक भुजा हो गई, बी सी दो भुजा हो गई, सी डी तीन भुजा हो गई, तो ये भी त्रिभुज हो गया। तो लास्ट में मैं तुमसे ये कहूंगा बेटा कि जो डेफिनेशन तुमने बोली है उसमें थोड़ी सी कमी है, तभी तो मैं ऐसी आकृतियां बना पा रहा हूँ। तो तुम कहेंगे सर फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? तो मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा। देखो त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद। तो आप कहेंगे सर ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। यहाँ पे तुमने बेटा देखो दरवाजा बंद नहीं किया, यहाँ से कोई चीज तो निकल के भाग जाएगी भाई। तुमने यहाँ पे दरवाजा बंद नहीं किया, कोई चीज निकल के भाग जाएगी। तो चीज ना निकल के नहीं भागनी चाहिए, दरवाजा क्या होना चाहिए बेटा? बंद। तो तब आप इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? त्रिभुज।
तो अब ये जो पहली भुजा है बेटा, इसमें क्या हो जाएगी ए बी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी हो गई सी है। तो त्रिभुज का बेसिक मतलब होता है बेटा तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं हम, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में बेटा आया त्रिभुज, तो मैंने तुमसे पूछा कि बेटा ये बताइए त्रिभुज होता कितने प्रकार है। तो अब देखेंगे बेटा त्रिभुज को ना दो प्रकार से हम बांटते हैं भाई। कैसे कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई त्रिभुज को, पहले तो भुजाओं के आधार पर, यानी कि त्रिभुज के प्रकार तुम्हें निकालने हो भुजाओं के आधार पे, तो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसका जो टाइप रहता है बेटा वो रहता है भुजाओं के आधार पे, और दूसरा जो रहता है बेटा वो क्या रहता है, दूसरा रहता है कोणों के आधार पे। किसके आधार पर रहता है बेटा? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो दो तरह से हम क्या करते हैं, त्रिभुज को बांटते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा भुजाओं के आधार पर की, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला त्रिभुज रहता है बेटा इसका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बेटा? समबाहु त्रिभुज। इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब तुम कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? तो मैं कहूंगा बेटा देखो, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो। क्या हो? जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा ये मान लो पहली भुजा ए बी है और ये दूसरी भुजा बी सी है, मान लीजिए तीसरी भुजा सी है। अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा कि ये तीनों की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है, तो अगर ये तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि त्रिभुज के भुजाओं में और त्रिभुज के कोणों के बीच क्या होता है बेटा? संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान हैं तो फिर उसके कोण भी क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारी भुजा क्या है बेटा? ए बी है। कैसी भुजा है ये? ए बी। और तुम्हें पता है बेटा ए बी के बराबर ही क्या? बी सी। क्योंकि मैंने भी बताया कि समबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं रहती हैं क्या रहती हैं? समान। और इसके सामने वाली भी भुजा क्या है बेटा? सी भी क्या इसके बराबर है। तो त्रिभुज में हमेशा याद रखना बेटा कि अगर इसकी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे ए बी के सामने वाला कोण क्या है बेटा? सी है। तो तुम कहेंगे सर यहाँ पे कोण सी बराबर होगा। अब देखो सेकंड नंबर पे बी सी। बी सी कौन सी बेटा? ये वाले। तो बी सी के जस्ट सामने क्या आ रहा है बेटा? कोण ए। तो तुम कहेंगे भैया यहाँ पे आ जाएगा कोण ए। अब जो तीसरी भुजा देखेंगे बेटा सी ए। कौन सी भुजा बेटा? सी ए। अब सी ए के सामने कौन सा कोण आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। तो तुम कहेंगे यहाँ पे कोण बी। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है तो फिर कोण सी बराबर कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी होगा। यहाँ तक हुई क्लियर कहानी? यहाँ तक। अब ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ बेटा, मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारा कोई, सपोज दैट ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू और आर। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या बेटा? इसके तीनों कोण क्या आपस में बराबर हैं। तो तुम कहेंगे भाई मान लीजिए अगर इसकी तीनों भुजाएं, पहली भुजा है इसकी पी क्यू। कौन सी बेटा? इसकी भुजा पी क्यू। और दूसरी भुजा इसकी कौन सी बेटा? क्यू आर। दूसरी भुजा कौन सी बेटा? इसकी क्यू आर। और तीसरी भुजा कौन सी बेटा? इसकी आर पी। तीसरी भुजा कौन सी? इसकी आर पी। तो मैंने कहा बेटा अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये बताइए फिर कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो ये तो तुम्हें पता है बेटा कि अगर तीन भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। चाहे कोणों को आगे पीछे लिख लो। क्लियर कहानी भाई? तो तुमने कहा भाई देखो पी क्यू के सामने कौन सा कोण है भाई? आर। तो तुमने कहा जी आर बराबर होगा। क्यू आर के सामने कौन सा कोण है भाई? पी। तो इसका मतलब कोण पी बराबर होगा। अब आर पी के सामने कौन सा कोण है भाई? क्यू। तो इसका मतलब कोण क्यू बराबर होगा। तो इसका मतलब ये तीनों कोण आपस में क्या है बेटा? बराबर हैं। यहाँ तक हुआ बेटा समझ क्लियर? अब देखो इसका जो सेकंड जो प्रकार होता है बेटा भुजाओं के आधार पे, उसे हम कहते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समबाहु लग गया जी। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो बेटा इसके नाम में क्या लिख रहा है? समद्विबाहु, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं दो समान हो, यानी कि दो भुजाएं समान हो। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज बेटा जिसकी दो भुजाएं क्या हो? आपस में समान हो, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर मान के चलिए ये तुम्हारा त्रिभुज है कोई ए बी सी। कैसा त्रिभुज है बेटा? ये ए बी सी कोई त्रिभुज है। अब मैंने कहा भाई मान लीजिए इसमें ए बी बराबर है और ए सी बराबर है। ये दोनों भुजाएं कैसी आपस में? बराबर हैं। तो मैंने कहा बेटा मान लो अगर इसमें दो भुजाएं ए बी बराबर है एक, और दूसरी भुजा कौन सी बराबर है बेटा? ए सी बराबर है। लेकिन जो भुजा बी सी है ना ये थोड़ी सी अलग है। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कोण पे। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा लेकिन इसके बराबर में क्या है ना, कोण बी सी बराबर नहीं है इसके। तो अब मैंने कहा बेटा चलो कोणों के बीच में संबंध बताओ।
तो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो मैं तुमसे कहूँ बेटा ए बी के सामने कौन सा कोण है, सम्मुख कोण कौन सा, तो तुम कहेंगे सर कोण सी। तो तुम कहेंगे भाई कोण सी बराबर होगा। अब ये बताइए ए सी कहाँ पे है, ए सी ये रहा। अब ए सी भुजा के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा भाई, ये रहा। तो ये बराबर हो जाएगा कोण बी के। किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। लेकिन जो तुम्हारी नेक्स्ट भुजा होगी बी सी, अब ये इन दोनों के तो बराबर है नहीं, तो इसी वजह से इसके सामने जो कोण होगा कोण ए, कौन सा कोण भाई, कोण ए, ये बराबर नहीं होगा। कोण ए जो होगा वो बराबर नहीं होगा। समझ आई बेटा, नहीं यही कहानी यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये बेटा कि अगर किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हैं तो उसके 3 कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके 2 कोण बराबर होंगे। और अगर किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे एक जस्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ उसके। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, ये त्रिभुज बना दिया बेटा मैंने, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया बेटा, पी क्यू आर। अब मैंने तुमसे कह दिया बेटा देखो इसकी जो पी आर है और पी क्यू है ये आपस में क्या बेटा बराबर है, लेकिन जो क्यू आर है वो थोड़ा सा अलग है। अब मैं तुमसे कहूँ भाई इसमें ना मुझे कोणों के बीच में संबंध बताओ। क्या बताओ बेटा, कोणों के बीच में संबंध। तो तुम कहेंगे भाई पहले क्या दिया है, पी आर बराबर दिया है, पी आर बराबर दिया है किसके बेटा, पी क्यू के। तो चलो भाई यहाँ तक ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि पी आर के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है, कोण क्यू। तो तुम कहेंगे सर कोण जो क्यू होगा वो बराबर होगा पी क्यू के सामने वाली भुजा पी क्यू, इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा भाई तुम्हारा आर है। तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण कौन सा हो गया क्यू, और इसके सामने वाला कोण कौन हो गया आर। ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा बराबर। लेकिन अब तुम्हें पता है बेटा जहां पर क्यू आर जो है ना, क्यू आर वो इनके बराबर नहीं है। क्यू आर क्या भाई, इनके बराबर नहीं है। तो क्यू आर के जस्ट जो सामने कोण होगा वो इनके बराबर होगा भाई। तुम कहेंगे नहीं होगा सर, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। कौन है, कोण पी तुम्हारा। समझ आई कहानी यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इतना तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसका विषमबाहु त्रिभुज और देखते हैं। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट और तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो बेटा ये कैसा त्रिभुज रहता है, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा क्या ना हो, समान ना हो। विषम का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। क्लियर हुई कहानी। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज बना दो भाई जिसकी एक भी भुजा क्या ना हो, बराबर ना हो। तो मान लीजिए ये तुम्हारा त्रिभुज क्या है बेटा, ए बी सी है। अब इसमें मान लो ए बी की लंबाई कुछ और है, बी सी की लंबाई कुछ और है, और ए सी की लंबाई कुछ और है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये तीनों समान नहीं है, अलग अलग हैं। तो अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा ए बी जो है, ए बी वो बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है बी सी के। देखो अगर ये बराबर होती, ए बी होती बराबर बी सी के, तो मैं यहाँ लगाता बराबर का चिन्ह। और अगर मैं इस बराबर के चिन्ह को ऐसे काट दूं तो इसका मतलब होता है ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार बी सी के बराबर नहीं है और ना ही सी ए के बराबर है। तो यानी कि जो तीनों की तीनों भुजाएं हैं वो क्या है बेटा, अलग अलग हैं। तो अब यहाँ से कोणों के बीच में क्या संबंध बनेगा, तो तुम कहेंगे सर ए बी के जस्ट सामने वाला जो कोण है वो कौन सा हमारा, कोण सी। तो ये बराबर नहीं होगा। बी सी के सामने जस्ट कौन सा हमारा बेटा, कोण ए, ये भी बराबर नहीं होगा। और सी ए के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा बेटा, बी। तो कहने का मतलब अगर तीनों भुजाएं तुम्हारी क्या बेटा अलग अलग हैं, तो तीनों कोण भी क्या होंगे हमारे, अलग अलग होंगे। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब हम बात करते बेटा इसके कोणों के, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर देखते हैं बेटा, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। तो देखो बेटा भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार रहता है बेटा इसका न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है कहानी बेटा। तो न्यून कोण त्रिभुज का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। क्या हो बेटा, प्रत्येक कोण। तो प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, छोटा। किससे बेटा, 90 डिग्री से। ठीक है बेटा। देखो ये जो चिन्ह रहता है बेटा, ये जिसकी तरफ तुमने इसके दोनों मुंह कर दिए, क्या कर दिया, इसके दोनों मुंह, वही वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर मैंने इसको 90 की तरफ कर दिया तो इसके प्रत्येक कोण से 90 का मान क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है मैथ्स के अंदर। क्लियर है कहानी भाई।
तो क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180। अब तुम तीनों को 90 से बड़ा कर देंगे तो वो तो 270 प्लस चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो प्रत्येक कोण त्रिभुज का कैसा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहे तो वो कैसा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ये कोई त्रिभुज बना दिया और इसमें तुम देख रहे हो बेटा जो प्रत्येक कोण है, मान लीजिए ये तुम्हारा कितना बेटा 80 डिग्री का है, चलिएगा कहा ना भाई। मान लीजिए तुम्हारा कितने का बेटा 40 का है, और मान लीजिए ये तुम्हारा कितने का बेटा 60 का है। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 180। तो यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं बेटा ABC। क्या नाम दे दिया हमने, ABC। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे हम कोण जो A का मान है वो भी 90 डिग्री से छोटा है, कोण B का जो मान है वो भी 90 डिग्री से छोटा है, कोण C का जो मान है वो भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा बेटा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब हम नंबर 2 पे देखते हैं बेटा, जिसका नाम है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम है बेटा इसका, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो बेटा अधिक कोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, कितने कोण बड़े होंगे, केवल एक कोण, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो जहां पर कहेंगे बेटा कोई भी एक कोण, कोई भी हो, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, अगर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। जैसे उदाहरण के लिए अगर तुमने कोई ऐसी आकृति बना दी, ठीक, मान लीजिए ऐसे करके, और मैंने तुमसे कहा बेटा इसका जो मान है इसका ये 120 डिग्री है मान लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पे ये कितना बेटा मान लीजिए 30 है, तो ये मान लीजिए हमारा कितना बेटा 30 है, और इसे मैंने नाम दे दिया कोण ABC। तो अगर तुम्हारा जो कोण A है इसका मान कितना बेटा 120 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। हमेशा याद रखना बेटा कि अधिक कोण त्रिभुज के शेष जो दोनों कोण बचते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, न्यून कोण ही होंगे। क्यों होंगे भाई न्यून कोण, क्योंकि एक कोण को तो तुमने यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा बना दिया। तो अगर एक कोण 90 डिग्री से बनाया, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है, तो इसका मतलब जो शेष दो कोण बचेंगे वो कैसे बचेंगे, न्यून कोण ही बचेंगे। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब देखो बेटा तुम्हारे लिए नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार है कोणों के आधार पे, जैसे हम कहते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या बेटा इंपोर्टेंट। अब क्यों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति के अंदर तुम किसका अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। तो तीसरा जो प्रकार है बेटा वो क्या है, इसका समकोण त्रिभुज है। क्या प्रकार है, समकोण त्रिभुज। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी कोण या ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण केवल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, चाहे वो कोण A हो, चाहे वो कोण B हो, चाहे वो कोण C हो, अगर एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा बेटा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हुई कहानी यहाँ पे। अब देखो बेटा चूंकि इस पूरे चैप्टर में हम अध्ययन किसका करेंगे, समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे, तो इसी वजह से समकोण त्रिभुज को हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलेज होंगे, साइन कोस टेन होंगे, उन सब में तुम्हारा किसका प्रयोग होगा, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा। क्लियर है कहानी बेटा यहाँ पे। अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है बेटा, देखो हमेशा याद रखना इसका जो 90 डिग्री का एंगल रहता है, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, हमेशा उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हमेशा कर्ण कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो कर्ण की लंबाई रहती है, इसकी जो दोनों भुजाएं रहती हैं, दोनों भुजाएं उससे हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है, हमेशा ही बड़ी रहती है। क्लियर हुई कहानी यहाँ पे। अब देखो बेटा त्रिभुज के अंदर जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बेटा, दो, यानी कि दो स्थितियां बनती है। केस नंबर अगर हम 1 की बात करें, केस नंबर 1 के, मान लीजिए ये कोण ABC है, ये त्रिभुज ABC है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कोण A के लिए क्या कंडीशंस होंगी, कोण A के लिए क्या कंडीशंस होंगी, तो देखो बेटा कोण A के लिए जो तुम्हारा कर्ण रहेगा, क्या रहेगा बेटा, वो तो सेम रहेगा। चाहे आप कोण A की बात कर लो, चाहे आप कोण BC की बात कर लो, तो जो कर्ण जो रहता है बेटा वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो कर्ण जो रहेगा उसका मान क्या रहेगा बेटा, AC रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर मैं कोण A के लिए बात करूं, तो जिस कोण के लिए तुम बात कर रहे होता है बेटा, हमेशा उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। तो यहाँ पर जो BC होगी, क्या होगी बेटा, BC, ये हमारी क्या बनेगी, लंब बनेगी। किसका काम करेगी बेटा, लंब का। लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्लियर। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और बेस को हम कहते हैं बेटा आधार। आधार को क्या कहते हैं, बेस। तो इसके लिए ये सामने वाली जो भुजा होगी वो किसका काम करेगी बेटा, लंब का। और जहां पर तुम्हारा कोण बना हुआ है ये हमारा किसका काम करेगी, आधार का। तो ए भी क्या है बेटा, हमारा यहाँ पे आधार है। ए भी बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे आधार है। समझ आई कहानी यहाँ पे।
तो मैं तुमसे कहूँ बेटा ए सी क्या भाई हमारा कर्ण है, ए सी क्या कर्ण है, बी सी क्या लंब है और ए बी क्या तुम्हारा आधार है। तो अब मैं तुमसे बात करूं बेटा कोण सी के लिए, केस नंबर 2 क्या रहेगा बेटा, केस नंबर 2 यानी कि दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी। तो दूसरी परिस्थिति में अगर आप बात करें कोण सी के लिए, अब देखो बेटा हमेशा याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर तुम्हें ध्यान से देखना है कि वो साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है कि साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि अगर उसने साइन ए की वैल्यू पूछी तो आंसर कुछ और, साइन सी की वैल्यू पूछी तो आंसर कुछ और, तो वहां पर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है एक्सरसाइज करते समय। तो कोण सी के लिए अब देखो बेटा अभी मैंने बताया था चाहे आप कोण ए के लिए बात करो चाहे आप कोण सी के लिए बात करो, जो कर्ण का मान रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या रहेगी, कर्ण। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या रहेगा बेटा तुम्हारा AC ही रहेगा। क्लियर कहानी भाई। अब देखो जिस कोण के बारे में तुम बात कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि ये वाली जो भुजा रहेगी ये इसके लिए क्या बन जाएगी बेटा, ये इसके लिए बन जाएगी लंब। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा इसमें तुम्हारा लंब क्या है, तो तुम कहेंगे सर लंब है हमारा इसमें AB, लंब क्या है बेटा हमारा AB। इसी प्रकार अब मैं तुमसे कहूँ बेटा पर BC क्या है, तो तुम कहेंगे सर यहाँ पे BC क्या हमारा बेटा आधार है, तो आधार क्या है बेटा हमारा यहाँ पे BC। समझ आई कहानी यहाँ पे। तो चलो बेटा अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई है तो बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया बेटा समकोण त्रिभुज का, मान लीजिए मैंने समकोण त्रिभुज को ऐसे बना दिया। क्लियर। तो चलो इसका नाम हम देते हैं बेटा PQR। अब यहाँ पे देखो बेटा कोण Q का है तुम्हारा समकोण है, कैसा त्रिभुज कैसा कोण है तुम्हारा समकोण है। तो अब यहाँ पे तुम कहेंगे सर यहाँ पे दो स्थितियां बनेंगी हमारी, दो केस बनेंगे, केस A कोण P के लिए वैल्यू क्या होगी और केस B यानी कि केस सेकंड क्या बनेगा हमारा कोण R के लिए। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा यहाँ पे चलो बात करते हैं हम केस 1 की, किसकी बात करते हैं बेटा, केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में मान लेते हैं कोण P के लिए, चलो कोण R के लिए बात कर लेते हैं, कोण R के लिए, कोण R के लिए देखो बेटा कोण R के लिए जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या रहेगी बेटा हमारी लंब रहेगी। तो PQ हमारा क्या बन जाएगा बेटा, लंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा लंब। और कर्ण जो रहता है बेटा हमेशा दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो PR क्या रहेगा बेटा हमारा कर्ण रहेगा, PR बराबर क्या है बेटा कर्ण है, डन है बेटा यहाँ तक। अब तुम कहेंगे बेटा R के लिए सामने वाली भुजा होगी लंब और कर्ण हमारा रहता है सेम, तो ये जो बची हुई है QR ये हमारी क्या रहेगी बेटा, QR हमेशा क्या रहेगी, आधार रहेगी, क्या रहेगी आधार। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। अब मैं तुमसे कहूँ भाई ठीक है R के लिए हो गया, अब कोण P के लिए वैल्यू और बताओ। तो तुमने कहा सर कोण P के लिए, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 कोण P के लिए। तो देखो बेटा कर्ण तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर कर्ण क्या रहेगा बेटा, कर्ण दोनों में सेम रहेगा, कर्ण रहेगा बेटा हमारा PR। अब P के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाली जो भुजा रहेगी QP RQ कह लो चाहे QR कह लो, ये क्या रहेगी हमारी लंब रहेगी। तो यहाँ पर जो लंब का काम करेगी बेटा वो कौन करेगी, हमारी QR करेगी। डन हुई कहानी। अब इससे छोड़ के क्या बचा तुम्हारा कोण P बचा, तो जिस भुजा पर ये कोण बन रहा है बेटा वो वाली भुजा किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो क्या रहेगा बेटा तुम्हारा PQ कह लो चाहे इसको QP कह लो, बात एक ही है। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। तो समकोण त्रिभुज में उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक तुम्हारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम समकोण त्रिभुज से संबंधित एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ इसकी ट्रिपलेट्स पढ़ते हैं। ठीक, पहले इतना नोट डाउन करो। अब हम बात करते हैं बेटा त्रिकोणमिति की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम की, जिसका नाम है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय कौन सी बेटा तुम्हारी, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो बेटा पाइथागोरस प्रमेय समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को देने वाले जो गणितज्ञ थे पाइथागोरस वो थे कौन। तो देखो बेटा पाइथागोरस जो थे वो प्राचीन ग्रीस के गणितज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। तो दार्शनिक मैंने तुम्हें अभी बताया था जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फिलोसफर कहते हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद भी थे। तो ये क्या थे बेटा, एक गणितज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे। दार्शनिक के साथ साथ इनको बेटा म्यूजिक का भी बड़ा शौक था, यानी कि म्यूजिशियन भी थे। और ये क्या थे बेटा, इनका साइंस के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। तो इनका जो जन्म है बेटा 570 ईसा पूर्व में हुआ था सामोस द्वीप पर। कब हुआ था इनका जन्म, 570 ईसा पूर्व में सामोस द्वीप पर। कौन से देश में हुआ था बेटा, ग्रीस में। क्लियर है, जिसको प्राचीन समय में शायद एथेंस कहते थे। क्या कहते थे, एथेंस।
तो 495 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। पाइथागोरस जी जो थे, इन्होंने पाइथागोरियन स्कूल के ये संस्थापक भी थे, जहां पर बेटा गणित, अध्यात्म और नैतिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा क्या दिया जाता था, जोर दिया जाता था। तो बेटा देखो हमेशा याद रखना, जो अध्यात्म विषय होता है ना बेटा, अध्यात्म बड़े कमाल का विषय होता है बेटा। अगर तुम अध्यात्म से जुड़े हुए हो, यानी कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो तुम ऐसे मान के चलो बेटा, तुम अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं को तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। मेडिटेशन में बेटा बड़ी पावर होती है। अगर आप बेटा मेडिटेशन कभी नहीं करते हो ना, जीवन में बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप बेटा इसका सहारा जरूर लेना। नैतिक शिक्षा बेटा चलो ये तो आज भी पढ़ाई जाती है। तो पाइथागोरियंस जो थे बेटा, जन्म कब हुआ था इनका, 570 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी इनकी 495 ईसा पूर्व में। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा, ये कितने वर्ष तक जीवित रहे, ये तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप निकाल पाओ तो। अब हम बात करते हैं बेटा इनकी पाइथागोरस प्रमेय की। इन्होंने कौन सी प्रमेय दी थी? तो इन्होंने बेटा अध्ययन किया था समकोण त्रिभुज का। किसका अध्ययन किया बेटा? समकोण त्रिभुज का। इन्होंने बताया बेटा, यदि कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें मान लीजिए अगर किसी त्रिभुज का जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, तो आप सभी जानते हो बेटा, इसके 90 डिग्री वाली जो भुजा रहती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, अभी जस्ट बताया था। और मान लीजिए इसके अंदर मैं कोण सी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कोण सी की। तो कोण सी के लिए सामने वाली जो भुजा रहेगी बेटा, वो क्या रहेगी? हमारी लंब रहेगी, और नीचे वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? आधार रहेगी। क्लियर? सिमिलरली इसके लिए ये वाली लंब बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर तुम कर्ण का वर्ग कर दो, किसका वर्ग कर दो बेटा? कर्ण का वर्ग कर दो। किसका वर्ग कर देते हैं जी? कर्ण का वर्ग। तो इसका मान जो होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। किसके बराबर होता है बेटा? इसका जो मान होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ आएगा नहीं आता बेटा? तो ये उन्होंने क्या दी थी बेटा? पाइथागोरस प्रमेय दी थी। किसने दी थी भैया? पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा था पाइथागोरस प्रमेय। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर ये तुम्हारा कोई त्रिभुज है, और मैंने तुमसे कहा बेटा इस त्रिभुज के अंदर मान लीजिए ये तुम्हारी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? ये एबीसी है। मैंने कहा बेटा बीसी का जो मान है ना, वो कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर है। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा तुम्हें एसी का मान बताना है कि एसी का मान कितना होगा, तो तुम इसका जो मान है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जो कर्ण है सामने वाली भुजा, यानी कि कौन सी भुजा बेटा? सामने वाली। यहाँ पे कर देता हूँ बेटा नीचे साइड में। तो तुम कहेंगे यहाँ पर एसी का जो वर्ग होगा, किसका वर्ग रहेगा बेटा? एसी का वर्ग। वो बराबर रहेगा बेटा ए बी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के। तो ए बी क्या है बेटा? यहाँ पे हमारा लंब है, और बीसी क्या है बेटा? हमारा यहाँ पे आधार है। डन कहानी यहाँ पे। अगर मैं कोण सी की बात करूँ तो एसी का मान हमको भाई पूछा हुआ है। किसका मान पूछा हुआ है? एसी का मान हमें पूछा है। ए बी का मान कितना दे रखा है बेटा? 3 दे रखा है, तो इसको हम कर देंगे 3 का वर्ग। और बीसी का मान कितना दे रखा है बेटा? 4 का वर्ग। अब जब तुम इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा एसी का वर्ग बराबर बन जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है बेटा? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा एसी का जो वर्ग है उसका मान कितना हो गया? 9 और 16 कितने हो बेटा? 25। तो हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी किसी के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है और हमको ये स्क्वायर लगाना हो, तो क्या करते हैं? हम रूट ले लेते हैं दोनों पक्ष में। रूट का मतलब होता है बेटा इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा एसी का मान कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 5 होता है। क्लियर हुई कहानी यहाँ पर? ऐसे मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे एक और त्रिभुज बना दूं छोटा सा। अगर मैंने तुमसे कहा मान लीजिए ये आपका क्या बेटा? कोई त्रिभुज है। क्या ये तुम्हारा त्रिभुज है? मैंने तुमसे कहा बेटा इसका ये ना 5 सेंटीमीटर लंबा है, लंब इसका 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो भुजा दे रखी है आधार, ये कितनी दे रखी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। मैंने तुमसे कहा बेटा इसका कर्ण बताइए। क्या बताइए? कर्ण। अब देखो यहाँ पे कर्ण भी दे सकता है। चलो मान लीजिए यहाँ पे कर्ण कितना दे दिया? 13 दे दिया। और मैंने तुमसे कहा बेटा इसका आधार बताओ कितना होगा। तो तुम कहेंगे सर इसको भी हम किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग होगा, मान लीजिए इसका मान है बेटा एबीसी, तो कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का जो वर्ग होगा, किसका वर्ग बेटा? एसी का वर्ग, वो बराबर होगा एबी का वर्ग। इसका वर्ग बेटा? एबी का वर्ग प्लस, तुम कहेंगे भैया एसी का वर्ग बराबर होगा एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के। किसके बराबर होगा? बीसी के वर्ग के। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है हमेशा बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब एसी की जगह पे आप क्या रखेंगे भाई? एसी की जगह पे लिख देंगे बेटा 13, यानी कि 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा। ए बी का मान कितना बेटा? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का वर्ग प्लस। अब बीसी का मान तुम्हें क्या करना बेटा? तुम्हें निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे बीसी का वर्ग।
अब आप कहेंगे भाई देखो 13 का वर्ग होता है 169, कितना होता है बेटा 169, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25, प्लस में ये कितना बन जाएगा BC का वर्ग। अब देखो तुम्हें मान निकालना बेटा BC का, तो ये जो 25 होगी इसको इधर क्या कर देंगे बेटा पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर का मतलब होता है जब भी बीच में बराबर का चिन्ह रहे तो जहां पर इस वाली संख्या को अगर तुम इधर लेके आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो प्लस वाली माइनस में बन जाती है, माइनस वाली प्लस के। तो 169 बेटा यहाँ पहले से है, 25 यहाँ पे माइनस का आ गया, तो बराबर में क्या बन जाएगा बेटा BC का वर्ग। अब देखो बेटा 169 में से अगर 25 घटाएंगे तो बचेगा 144, कितना बचेगा बेटा 144 बराबर बन जाएगा BC का वर्ग। तो यहाँ पर BC का जो मान होगा, BC का मान वो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा मान निकल के कितना आ गया बेटा 12 आ गया। तो बेसिकली ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, या बेसिक सी थ्योरम हो सकती है जो तुमने 9th में भी सीखी होगी। अब बेटा तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना बेटा घर पे सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय साथ ही साथ तुम्हें ये भी देखना है कि तुम इन क्वेश्चंस का आंसर कितने समय में निकाल पा रहे हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत कम समय में तुम इजीली कैसे निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो पहले क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना, ये सारे के सारे में जितने भी चित्र तुम्हें दिख रहे हैं बेटा, इन सब में क्या है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर AB का मान 12 है, BC का मान कितना बेटा 16 है, AC का मान तुम्हें निकालना है। ऐसे यहाँ पर बेटा AB का मान 20 है, BC का मान 48 है, AC का मान तुम्हें निकालना है। यहाँ पर देखेंगे बेटा AB का मान 28 है, AC का मान 100 है, तुमको BC का मान निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर इसका मान बेटा 51 है और BC का मान कितना बेटा 45 है, तुमको AB का मान निकालना है। AC इसको लिख लेंगे बेटा AC का मान कितना बेटा 82 है, BC का मान कितना बेटा 80 है, AB का मान तुमको निकालना है। तो इनका आंसर मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे बेटा हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, और बाकी त्रिकोणमिति सारणी को भी निकालना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।